सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी व्यूवर्स का इस 10 दिन के राष्ट्रीय आईसीटी वेबिनार सीरीज में स्वागत है। इससे पहले हम लोग 3 सेशन यहाँ पर कंडक्ट कर चुके हैं। पहले 2 सेशन में एड पजल के बारे में और ई मैनेजिंग क्लासरूम के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सभी व्यूअर्स से बहुत अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा है। फीडबैक फॉर्म में अच्छा फीडबैक मिल रहा है और लगातार हमारे जो व्यूअर्स की जो संख्या है, हमारे जो ग्रुप की जो मेंबर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बताता है कि ये प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। सभी व्यूअर्स से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जो हमारे टीचर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स प्रोग्राम अपनी क्लासेस में जो टीचिंग में आईसीटी का यूज कर रहे हैं वो और ज़्यादा एम्पावर हो जाएं, ज़्यादा अच्छी तरह से वो अपनी टीचिंग में इसको उपयोग करें। हर प्रोग्राम के बाद जो हमारा ग्रुप है उसमें फीडबैक फॉर्म भेजा जा रहा है। फीडबैक फॉर्म में ही आपको उसी के थ्रू सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। फीडबैक फॉर्म में अगर आपको किसी वजह से फीडबैक फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो उसके लिए बोदर होने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में भी मौका दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट इज द सेकेंडरी थिंग। सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि हम जो कंटेंट है, जो चीजें हैं उनको सीखें। इसी दिशा में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो डिजिटल सेफ्टी एम्पावरिंग ऑनलाइन टीचिंग। आज के इस सेशन में हमारे साथ बहुत ही जल्द हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर पीयूष एंटनी, जो कि यूपी सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट यूनिसेफ की यूपी से वो ज्वाइन करेंगी। और आज के हमारे स्पीकर के रूप में हमारे बीच जो उपस्थित हैं मैडम चांदनी अग्रवाल जी। मैं चांदनी अग्रवाल जी का और सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। चांदनी जी के बारे में मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। चांदनी मैडम महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल दिल्ली में आईटी डिपार्टमेंट की हेड हैं और 25 साल से ज़्यादा का मैडम को इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2016 में मैडम को राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैडम माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट हैं और साथ ही इसकी मास्टर ट्रेनर भी हैं। और 2014 में अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप में पावर पॉइंट के लिए मैडम मेंटर रही हैं। 400 से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की मैडम अभी भी मेंटर हैं और 10 से ज़्यादा बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो चैंपियनशिप है उसमें ये रही हैं। साथ में मैडम जो है वो एडोब क्रिएटिंग और फ्लिपग्रिड की एम्बेसडर भी हैं। ये मैडम का एक संक्षिप्त विवरण था। आप इससे समझ सकते हैं कि मैडम के लेक्चर की क्या महत्ता है। बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मैडम का। एनसीईआरटी, डिफरेंट एससीईआरटी से, एसआईटी से मैडम का कांटेक्ट रहता है। बहुत मुश्किल से मैडम का समय मिला है। और आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम सब लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। डिफरेंट जो है जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं उनका यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। किस तरीके से हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेफ रखते हुए जो आईसीटी है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इस बारे में आज मैडम हमको डिटेल्ड बताएंगी। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैडम को हैंडओवर करूंगा। सभी व्यूवर्स से अनुरोध है उनके जो भी क्वेश्चंस हो वो कृपया लाइव चैट बॉक्स में टाइप करते रहें। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर क्वेरीज में जो है उनके क्वेश्चंस को भी लेंगे और मैडम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगी। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। मैं हैंडओवर करता हूँ मैडम को। मैडम चांदनी अग्रवाल, प्लीज। थैंक यू सो मच। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। और आज हम बात करेंगे डिजिटल सेफ्टी के बारे में। ये विषय अभी इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अगर हम सिर्फ 3 महीने पहले तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो नॉन आईटी टीचर्स होते थे वो बहुत डरते थे किसी कंप्यूटर को हाथ लगाने से या मोबाइल को हाथ लगाने से। लेकिन अभी हम देखें तो वो लोग इमीडिएटली उन्होंने टेक ओवर कर लिया ऑनलाइन क्लासेस को और काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में छोटा सा कहीं ना कहीं संशय, कहीं ना कहीं डर रहता है। हमारा जो बहुत बड़ा डर होता है साइबर सेफ्टी को लेकर, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। क्योंकि जिस तरह से हम जिस विश्व में हम रह रहे हैं और या हम अपने नेशनलिटी पे बात करते हैं
उसी तरह से हम इस समय एक ऐसे वर्ल्ड में है, ग्लोबल वर्ल्ड में, जिसमें हम कईयों को नहीं, काफी लोगों को नहीं जानते, लेकिन हम उनके दोस्त हैं। तो कुछ हमारे इसी में दोस्त हैं और कुछ छिपे हुए दुश्मन। तो इसी पर आधारित है मेरी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन और एक प्रयास, एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और सबके बीच में एक जागरूकता लाने का। और बहुत ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगी, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करती हूँ। और जहां भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं, और हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान मैं सबके क्वेश्चंस को लेने का पूरा प्रयास करूंगी। और असद जी, मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी ज्यादा शब्द कह दिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक साधारण व्यक्तित्व हूँ आप सबकी तरह। और मेरा प्रयास रहता है कि अगर मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को सर्व कर सके, वही हमारे लिए नेशन को एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरुआत करती हूँ। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि वेब सेफ्टी, आपने देखा कि हमें इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारे सिस्टम का लॉक हो जाना, या हम उसको कई बार आप देखते हैं आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, या आपको अपना डर होता है आइडेंटिटी लॉस से लेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने टीचर्स को कैसे सशक्त बना पाए। आप अपने अपने विषय के तो ज्ञाता हैं ही, और उसमें आपका बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो हम लोग अपने डिजिटल वर्ल्ड में किस किस तरह से अपने डिवाइसेस का यूज करते आए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, गूगल सर्च, या मूवीज देखना, ऑनलाइन मूवीज देखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो इस तरह से हमने बहुत ज्यादा इन सब चीजों का यूज करा। और अब जिसका हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम्स। तो इसमें किस तरह से हम सेफ रह सकें, ये हम आज सीखेंगे। अगर हम बात करते हैं 2010 तक की, तो हमारा जो क्लासरूम था वो बहुत ट्रेडिशनल क्लासरूम था, जिसमें अगर हम बात करते हैं, टीचर्स चॉक एंड टॉक मेथड, ब्लैक बोर्ड का यूज करते थे, और अगर आईसीटी का यूज होता था वो काफी कम था। 2019 तक काफी इंप्रूवमेंट थी, क्लासेस में काफी ट्रांजिशंस आए, और क्लासरूम आईसीटी इनेबल्ड थे ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ, और टीचर्स फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, काफी आईसीटी टेक्निक्स का यूज किया जाता था। 2020 में जो क्लासरूम आप देखिए, जो पैंडेमिक आया, उसने क्लासरूम टीचिंग को टोटल रिमोट क्लासरूम्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी किस चीज का ध्यान रखना है? डिजिटल फुटप्रिंट। हमारे हर कदम की एक छाप है, जो छाप यहां से मिटती नहीं है। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो छाप आपकी वहीं रहती है। तो आपको केयरफुल रहना है अपने शेयरिंग के बारे में, कहाँ शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, और किससे शेयर कर रहे हैं। स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए कि साइट्स कौन सी आप विजिट कर रहे हैं, ईमेल कौन सी ओपन कर रहे हैं, किस लिंक को क्लिक कर रहे हैं। सो माय एडवाइस इज बी योर सेल्फ, बट बी योर बेस्ट सेल्फ। अब अगर हम रिस्क की बात करें, तो किस किस तरह के रिस्क हमें हो सकते हैं, जैसे कि डेटा सेफ्टी। हमारा ज्यादा से ज्यादा कंसर्न रहता है कि हमारा डेटा सेफ हो। अब किस तरह का डेटा हो? मान लीजिए आज आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा, और आप खोलते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो हैक हो चुका है। आपके अपने आप कई बार तो आपके लिए अपने छोटे से नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ तो हमारा सब कुछ ही, सारी आइडेंटिटी ही ऑनलाइन है। आइडेंटिटी थेफ्ट, हमारी ही आइडेंटिटी को कोई हमें इम्पर्सोनेट, मतलब हमारी ही तरह की आइडेंटिटी लेकर कोई कुछ भी नेट पर हमारी तरफ से लिख सकता है, या हमें इमिटेट करके कुछ भी क्राइम भी कर सकता है। तो ये एक खतरा है। पासवर्ड सिक्योरिटी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड फेक आइडेंटिटीज। फेक आइडेंटिटीज क्या होती है कि जैसे देखिए, इम्पर्सोनेशन और फेक आइडेंटिटी में थोड़ा फर्क है। इम्पर्सोनेशन की कोई आपका रूप ले रहा है। फेक आइडेंटिटी का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि
आपने बचपन में या कभी कॉमिक्स पढ़ी हो, चाचा चौधरी, शक्तिमान, अगर इस तरह के कुछ अकाउंट्स हैं तो वो सारे फेक आइडेंटिटी है। इंस्टाग्राम अलाउ करता है फेक अकाउंट्स को, बट फेसबुक अलाउ नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईमेल स्पैमिंग, अभी आपने देखा होगा काफी ज्यादा ईमेल आनी शुरू हो गए हैं, जितनी पहले नहीं आती थी, लेकिन उसमें हल्का सा ये फर्क है कि उसमें लिखा होता है ऐड, जिसे आप अलग से डिलीट करते हैं। लेकिन कई बार इतनी कॉल्स आती हैं या इतने मेल्स आते हैं कि आपका मेल बॉक्स भी फुल हो जाता है। तो ईमेल स्पैमिंग भी कुछ इसी तरह का रिस्क है, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ सकता है। मीन्स आपने क्लिक किया ईमेल को और एक चुपचाप एक बहरूपिया, एक जासूस आपके सिस्टम में आकर बैठ गया। फिर नेटवर्क इश्यूज में आपका वाईफाई हैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, डेटा स्टीलिंग और मिस यूज ऑफ क्रेडेंशियल्स और मालवेयर हर तरह के खतरे को हम, मालवेयर एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें आपका सब तरह का थ्रेट आ जाता है। तो कुछ आपको मैं इससे प्रिकॉशन के मेथड्स बता रही हूँ, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम अपने कुछ कदमों को संभाल कर रखें तो हम काफी हद तक उससे बच सकते हैं। तो सेफ सर्च के कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। जब भी आप किसी वेबसाइट को चेक करते हैं तो आप उसका ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करिए कि क्या इसका पैडलॉक, आप क्लिक करिए। सिक्योर्ड साइट्स में, एनक्रिप्टेड साइट में आपको लॉक दिखेगा। अगर आप इस लॉक पर क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड सर्टिफिकेट ऑफ दैट साइट, कि वो साइट कितनी ऑथेंटिक है, उसका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जानकारियों से आप ऑथेंटिक साइट्स को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इंटरनेट के बाजार में नकली साइट्स का भी बहुत ज्यादा बाजार गर्म है। अब जब दूसरा था एक्नॉलेज करना और इमेज को किस तरीके से डाउनलोड किया जाए कि आप कॉपीराइट के मसले में ना फंसे। तो आप जब गूगल करते हैं इमेज को, मैंने यहाँ सिर्फ सर्च के लिए गूगल इमेजेस लिखा, आप किसी भी तरह की इमेज लिख सकते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आपको ऑल और ये सब टैब नजर आते हैं, आप इमेजेस पर क्लिक करिए। इमेजेस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ टूल्स पर जाएंगे। जब आप टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लेबल्ड फॉर रीयूज नजर आएगा। इसमें मैंने क्योंकि लेबल्ड फॉर रीयूज किया तो ये हाईलाइटेड है, बट यहाँ आपको यूजर्स राइट्स नाम का एक टैब मिलेगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको 5 तरह के यूजेज आएंगे। जो हमारा बाय डिफॉल्ट यूजेज है वो है नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस। अगर आप नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस करते हैं तो आपको हर तरह की इमेज मिलती है, आप उसको एक्नॉलेज करिए, आप यूज करिए। लेकिन आप हल्की सी मॉडिफिकेशन के साथ यूज कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल यूज के साथ कर रहे हैं, ये आपको लेबल चेक करके ही इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लेबल्ड फॉर रीयूज और कॉपीराइट अगर ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे, तो जब आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी साइड में एक शेयर बटन आता है जिसमें आप उसको इमेज को क्या कर सकते हैं, शेयर करके उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आप मेरी स्लाइड्स में देखेंगे जो मैंने नेट से इमेजेस ली है, मैंने उसका नीचे क्रेडेंशियल मेंशन किया है। अब नेक्स्ट आता है आपका images.google.com। ये आपके पास एक तरीका है सर्च का, और इसमें मैं बात करूंगी आपसे रिवर्स सर्च के बारे में। तो रिवर्स सर्च में क्या होता है कि अभी तक आपने क्या करा, आपने टेक्स्ट पर सर्च करी है, आप टेक्स्ट डालते हैं, आपको उससे रिलेटेड इमेजेस और सब कुछ आता है। एक साइट है images.google.com और इट विल ओनली सर्च इमेजेस, तो आपको सिर्फ इमेजेस ही दिखाएगा। दूसरी बात, इसका यूज हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपको ये देखना है कि मेरी वेब प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, कि क्या किसी ने मेरी फोटोग्राफ का मिसयूज करा या उसको कहीं ओपनली मेरे बारे में कुछ डाल दिया है, या आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कैमरा बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपको 2 ऑप्शंस देगा, एक अपलोड इमेज, दूसरा यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। आप किसी डाउटफुल इमेज का यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको images.google.com पर जाके इमेज को अपलोड करना है और वो आपको रिजल्ट में उस इमेज की लोकेशन भी बता देगा। तो रिवर्स इमेज सर्च का यूज हम करते हैं इमेज को नेट पर सर्च करने के लिए, जो हम अभी तक सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड सर्च करते थे। तो ये आपके लिए इमेज बेस्ड सर्च के काम आएगी।
कई बार आपको लगता है कि मुझे फेसबुक से या व्हाट्सएप पर कोई इमेज आई है, आप तुरंत इसको डालिए, आपको उसका सोर्स पता चल जाएगा। सर्च इंजन दूसरा आता है, प्रॉब्लम आती है सर्च इंजन से कि ये जो है ये आपका साइबर थ्रेट्स का गेटवे बन सकता है अगर आपने इसको बहुत सावधानी से, बहुत बुद्धिमानी से नहीं यूज करा। अब अगर हम बात करें तो हमारे सबके मोस्टली फोन जो एंड्रॉयड फोन है या हम अपने सिस्टम पर देखते हैं तो हम सब एक ही ईमेल आईडी से सब सिंक है, चाहे वो हमारा फोन है चाहे सिस्टम है, और हम उसी फोन से उसी सिस्टम से हम पेमेंट भी करते हैं। मीन्स कि हम उससे सारा दिन हम उस पर सर्च करते हैं। देखिए कुछ सर्च होती है जो आप खुलेआम करते हैं, कुछ सर्च होती है या आपके बच्चे या आप कुछ ऐसी होती है आपको लगता है हम ये दुनिया से छुप कर रहे हैं, लेकिन गूगल से कुछ भी छिपा नहीं है। गूगल बहुत स्मार्टली और बहुत इंटेलिजेंट वे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वे से, मशीन लर्निंग के वे से वो आपकी हर एक क्लिक को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद आपकी बिहेवियर एनालिसिस करता है और आपको कभी भी किसी भी समय वो आपके डेटा को यूज कर सकते हैं। तो अब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत काम की। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सब गूगल यूज करना छोड़ देंगे, सर्च इंजन यूज करना छोड़ देंगे, ब्राउजर यूज करना छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें करना है काम, लेकिन हल्के से थोड़ा सा, जैसे अभी सुनने में आ रहा है एक नया वर्ड, लिविंग विद अ न्यू नॉर्मल, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। तो ये है आपकी इनकॉग्निटो मोड। होता क्या है जब आप सर्च करते हैं गूगल सर्च में, नॉर्मल गूगल सर्च इंजन में जाके, तो आपकी हर सर्च एक रिकॉर्ड हो जाती है उनके डेटाबेस में, और वो डेटाबेस फर्दर एनालाइज किया जाता है और आगे से आगे उसमें एनालिसिस करके आप देखते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं या मेल आती है, तो ये सब आपके डेटा रिकॉर्डिंग की वजह से आता है। तो अगर आप इनकॉग्निटो मोड का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट है कि हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होगी, और जो आपकी एक्टिविटी है वो बाकी वेबसाइट्स जो आप विजिट कर रहे हैं तो वो विजिबल नहीं होता डेटा, तो हमारा डेटा थोड़ा एनोनिमस मोड में काम करता है। इसको आप कैसे जा सकते हैं, आप अपने गूगल ब्राउजर पर देखेंगे 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स आपकी मैजिक डॉट्स हैं। इनको मैं मैजिक डॉट्स का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप कहीं भी देखिए किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपको ये 3 डॉट्स या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली नजर आएंगी। क्लिक करिए, आपके सवालों का जवाब बहुत बार उसी में होता है, आपकी ऑप्शंस उसी में छिपी होती हैं। तो न्यू इनकॉग्निटो विंडो करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करिए, उससे आपकी नई विंडो खुल जाएगी जो कि इनकॉग्निटो है। अब आप यहाँ पर सर्च करिए, आपके जो चांसेस ऑफ रिस्क है दैट विल बी लेस। और ये सब मैं एक स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, एक तरह का डिस्क्लेमर, कि ये सब सजेस्टिव टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है, बट दीज आर सजेस्टिव टूल्स। कि हम छोटा सर्च इंजन है, जैसे ये डक डक गो सर्च इंजन है, आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया गया होगा, मैंने कुछ सर्वे किया करीब 500 टीचर्स का, और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% लोगों का जवाब था कि हम गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं। तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, आपकी सर्च भी काफी बढ़ गई है फॉर फाइंडिंग आउट टूल्स, बहुत कुछ हम ढूंढते हैं नेट पर। तो कोशिश करिए ऐसा सर्च इंजन जो अनोनिमस हो, जो आपकी पहचान छुपा कर रखे। तो ऐसा ही एक इंजन है डक डक गो। देखिए गलत एक्टिविटी के लिए तो कुछ भी नहीं यूज करना हमें, लेकिन अपने काम के लिए यूज करना है तो हम उस पर डक डक गो, डिस्कनेक्ट मी, इन सब के लिंक्स आपको चैट विंडो पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। pkeer.com, तो ये जो आपको मैंने 2-3 सर्च इंजन डिस्कस कर रही हूँ, ये सब प्राइवेट सर्च इंजन हैं जो आपकी सर्च को अनोनिमस बनाते हैं, डेटा स्टीलिंग से भी बचाते हैं। अगला स्टेप है ईमेल। हम अपनी ईमेल बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, हर जगह आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल मांगी जाती है और स्पैम मेल्स भी इसी के थ्रू आते हैं। तो कोशिश करिए जो आपकी ऑफिशियल आईडी है वो ऑथेंटिक प्लेसेस पर शेयर करिए। अगर ईमेल हमारा डिजिटल एड्रेस है तो उसकी चाबी कौन है, पासवर्ड। तो पासवर्ड के बारे में अगर मैं आपसे इसको अगर आप कभी ट्राई करेंगे, एक साइट है haveibeenpawned.com, एक छोटा सा टूल है,
ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ईमेल एड्रेस बदल दिया है, किसी ओरिजिनल आईडी पर ये सर्च किया गया था। पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊं, ये टूल करता क्या है। आप हमारी आईडीज जो हैं वो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जो हमारी सबसे ज्यादा यूज में है, जिसको हम अपने सारा टाइम जिसको हम डाउनलोडिंग के लिए रजिस्टर करते हैं। आपको कई बार हैरानी होती होगी हमारा डेटा जाता कैसे इन लोगों के पास, मेरी ईमेल आईडी आई कैसे, मैंने तो शेयर नहीं करी थी। और खास तौर पे उस आईडी को तो बचा कर रखिए जो आपकी बैंक के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें आप जैसे ही अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और फॉन्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका अगर आईडी के साथ कोई ब्रीच नहीं हुआ तो आपको आएगा गुड न्यूज, नो फोन एज फाउंड। जबकि मैंने ये दूसरी आईडी मेरी सर्च करी जो मेरी मैक्सिमम यूज में है, उसके साथ 2 ब्रीचेस हुए। ऐसा नहीं वो ब्रीचेस लेटेस्ट है, ये साइट एक टूल है जो कभी जैसे डेटा जब ब्रीच होता है तो वही डेटा कंपनीज एक टूल में रजिस्टर करती जाती है कि यहां से हमने ये डेटा चुराया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड है। जैसे मैं नाम नहीं आपको 2 साइट्स का बताऊंगी, उन 2 साइट्स ने डेटा को सेल आउट करा था। एक आपको बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए उसका नाम बता रही हूँ, जोमैटो। और आपने सुना भी होगा कि जोमैटो ने मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा लोगों का स्टील करके सेल आउट किया था। तो वो हमारा कहाँ से हुआ, जो हम मेल रजिस्टर करते हैं उन साइट से डेटा स्टीलिंग हो गई। तो एक सजेशन है कि आप लोग अपनी ईमेल आईडी को जरूर जरूर चेक करिए। और मेरे चैनल पर, कोड गाइड चांदनी अग्रवाल चैनल पर, इसकी कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने उसमें इशू किया जिसमें मैं टाइम टू टाइम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टिप्स भी मैं शेयर करती हूँ। हैव आई बीन पॉन्ड पर जैसे ही आप अपनी ईमेल डालेंगे, अगर वो कभी ब्रीच हुई है तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा किस साइट से हुई है। तो आप क्या करिए, तुरंत उस साइट से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अनसब्सक्राइब करने से एटलीस्ट यू विल बी सेफ। अपने पासवर्ड को तुरंत बदल दीजिए। अगर कभी आपका फोन भी खो जाता है तो आप फटाफट अपना कोई भी डिवाइस उठाइए, उस ईमेल आईडी को खोलिए, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस एंड चेंज द पासवर्ड इमीडिएटली। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर फोन खो गया है, जीमेल आईडी से लिंक है, immediately you can erase the data. Although I am going out of the way in this, but you can always have your devices and yourself safe. तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ से अनसब्सक्राइब करना है और हर किसी चीज से हमें रजिस्टर नहीं करना। ये एक fortune.com साइट का सर्वे है, पुराना है हालांकि 2016 का, लेकिन एक अगर हम देखें जितना कम कैरेक्टर का पासवर्ड होगा और जनरल पासवर्ड होगा वो बहुत जल्दी इजीली हैक हो जाता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के, बट उसमें आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड ना डालिए। इसमें मैं कुछ अभी आपको सजेशन दे रही हूँ अगली स्लाइड में। कुछ कंपनीज ने ये फिक्स कर दिया कि आपका पासवर्ड 16 कैरेक्टर्स का होना कंपलसरी है अब से, क्योंकि वो आपका गैस करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ चुका है हर किसी के लिए। घर से काम कर रहे हैं सभी लोग, कई बार एक डिवाइसेस को 3-3 4-4 लोग यूज कर रहे हैं। तो किसी की हल्की सी नादानी से किसी का इंपॉर्टेंट डेटा जा सकता है। तो अब कंपनीज ने ऑनलाइन सेफ्टी के हिसाब से रूल्स भी अपने चेंज किया। तो यहाँ एक सजेशन है कि आप पासवर्ड तो आप यूज करते हैं, आप अब से पास फ्रेजेस का यूज करिए। जैसे एक छोटा सा पास फ्रेज है, द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आप इसमें पहला लेटर ले सकते हैं और उससे अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, या आप अपने पासवर्ड को भी कुछ इस तरह से, जैसे आई की जगह आप 1 लिख दीजिए, एल की जगह 1 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप अपना खुद का पासवर्ड जनरेट करिए। जो बहुत कॉमन पासवर्ड है वो है abc@1234, welcome@123, या आपके स्पाउस, सन, डॉटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, जो बहुत इजीली हैक हो जाते हैं। पास फ्रेजेस इजियर टू रिमेंबर, पासवर्ड्स इजी होते हैं गैस करने के लिए और क्रैक करने के लिए। पास फ्रेजेस जबकि टाइम लेते हैं, दे आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Ensure that passphrases you will be choosing not a common or popular code. अब सारा दिन आप एक ही लाइन बोलते रहते हैं, I love my pet, I love my pet, और पता चले आपने वही पासवर्ड डाल दिया। तो इस तरीके से पासवर्ड या पासफ्रेज ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत पॉपुलर है, या आप जो आपके बारे में देखिए हैकिंग, या जैसे कहते हैं ना
जो चोर होता है वो बहुत करीबी होता है, या कई बार वो आपके बहुत करीबी से मिला होता है, तो उसी तरह से पासवर्ड गेस करने वाला भी कोई बहुत दूर का नहीं होता। हैकर्स के अलावा जो जनरली पासवर्ड वगैरह आपके गेस किए जाते हैं, कई बार मिस यूज के लिए वो आपका बहुत कोई नोन ही होता है जो उसको गेस करता है। तो इस रिमेंबर, पासवर्ड इज द की टू योर डिजिटल लॉक डोर। बी केयरफुल, हैकर मे बी योर नोन। अब कोविड-19 के अटैक से, पैंडेमिक है, सब लोग बहुत डरे हुए हैं। अब डर का फायदा कौन उठाता है? हमेशा जब हम डरे होते हैं तो हम जल्दी से किसी के भी प्रे बन जाता है, किसी के भी शिकार हो जाते हैं। तो अभी कोविड-19 के दौरान जो बहुत ज्यादा 5 तरह के साइबर अटैक्स आए हैं, जो कि है मालवेयर अटैक, ईमेल बेस्ड अटैक्स, मैसेज बेस्ड अटैक्स, फेक मोबाइल एप्लीकेशन और यूपीआई फ्रॉड्स। तो मालवेयर अटैक्स में क्या होता है कि हमें कई तरह के जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊंगी, मालवेयर आपके फोन को बहुत तरह से अटैक करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, एड, उससे भी हम इरिटेट हो जाते हैं। स्पाईवेयर जो हमारे फोन में ही एंट्री कर लेता है और क्या करता है कि हमारा डेटा धीरे 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 बाहर भेजना शुरू कर देता है। तो मालवेयर अटैक इस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार जिप फाइल्स आई होती हैं और आप इमीडिएटली उसको क्लिक करते हैं, ज्यादातर फेस्टिवल के दौरान आती थी। अभी क्योंकि कोविड-19 का टाइम है तो उसी से रिलेटेड पोस्ट आ रही हैं, उसी से ही रिलेटेड आपको जिप फाइल्स या वीडियोस इस तरह का आता है। तो कई बार एक फोटोग्राफ के अंदर भी वायरस को छुपा सकते हैं, जिससे कि हम उसमें मैसेज को मर्ज कर दिया जाता है। ये ईमेल बेस्ड आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, तो हर किसी मेल को क्लिक मत करिए। दिखने में वो बहुत ऑथेंटिक होती है, द मोमेंट यू क्लिक आपका सिस्टम का पूरा कंट्रोल बाहर और आप पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज। आप फिर कितने इनकॉग्निटो मोड करेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम का हर एक रिकॉर्डिंग आपकी बाहर चली जाती है। और कई बार आपने सुना होगा कि मैंने तो खाली ईमेल, बैंक से मेल आई थी और मैंने क्लिक करा, मेरा पूरा पैसा गायब, क्योंकि आपने कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा। उनके बारे में मैं अभी अपनी कमिंग स्लाइड्स में बात करूंगी कि किस तरह से आपको देखना है और ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्विकली लिंक को ही क्लिक करते हैं। और अभी आपने देखा होगा काफी ऐड आ रही है कि कोविड-19 आउटब्रेक है, फ्री फोन मिल रहे हैं, और कॉस्मेटिक्स की बहुत ऐड आ रही है। कॉस्मेटिक्स है, आप क्लिक करिए, और तो बहुत लेडीज को लगता है हाँ हो गया होगा, स्टॉक ओवर हो गया होगा और मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब लिंक्स आपको कहीं ना कहीं खतरे की तरफ लेकर जाते हैं। देखिए, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ जरूर रहता है। फेक मोबाइल एप्स एंड यूपीआई फ्रॉड्स। अभी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे एप्स हैं। आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप, जो मिलियंस बिलियंस जिसके डाउनलोड हैं, उसके लिए सरकार ने बोला आप डाउनलोड करिए। आप चैट विंडो में लिख सकते हैं कि आरोग्य सेतु में कितने बार ए आया है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, आपने गूगल में करा आरोग्य सेतु और जो सबसे ऊपर आया कर दिया। आरोग्य सेतु में 2 बार ए आया। अगर एक बार ए है स्पेलिंग में, आरोग्य सेतु में कहीं बीच में ए डाल दिया, तो क्या होता है, जब फेक आईडीज या फेक एप्स होती हैं उसमें सबसे ज्यादा बात होती है स्पेलिंग की, कि या तो कहीं आई कम होगा, ए कम होगा, तो जल्दी से किसी को नहीं दिखेगा। जैसे बिस्लरी और बिसेरी, आप कॉपीराइट नहीं करेंगे ना, बिसेरी है वो तो कहेगा बिस्लरी नहीं है। तो उसी तरह से अभी जो है फेक एप्स बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, तो आपको फेक ऐप जो है वो आपके डेटा को स्टील करती हैं। अब पीएम केयर्स @SBI, अब उसमें एस हटा दिया। अब आपको हमेशा अगर ऐसा कुछ डोनेट करना है, क्योंकि इन दिनों क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और इन फंड्स के नाम से बहुत बहुत सारे यूपीआई मनी ट्रांसफर के मैसेजेस आए, और सबको लगता है कि नहीं, ये टाइम बहुत अच्छा है, हमें सबके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो पीपल दे पे अमाउंट, सो उस टाइम हम ध्यान नहीं देते। और इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे आपका ओटीपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के नंबर मांगता है, तो प्लीज प्लीज
स्टॉप दैट देयर, जैसे हम कहते हैं ना कोविड की चेन ब्रेक कर दो, तो इस तरह की आप चेन को ब्रेक करिए। अगला ये है जिससे, देखिए अभी मैं बात कर रही थी आपसे डर के बारे में, अब इकोनॉमी पर कितना फर्क आया, किसी का भी कोई आप अभी रिसेंटली एक सीबीएसई का सर्कुलर आया था कि सो एंड सो पर्सन सीबीएसई के नाम से नकली लेटर बना के दे रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे, या किसी भी तरह का आपने देखा बहुत सारे फेक सर्कुलर आते हैं, और हम लोग भी क्या करते हैं, अच्छा सीबीएसई का लेटर रेड है, फटाफट हम भी उसको फॉरवर्ड करते हैं और मैसेजेस फॉरवर्ड होते चले जाते हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि व्हाट्सएप पर भी बहुत ज्यादा मैसेजेस जैसे ही आप फॉरवर्ड करते हैं आपको एक वार्निंग काइंड ऑफ भी आने लग गया। बट आपको फेक न्यूज को कैसे तय करना है कि ये फेक है या ओरिजिनल है, तो कुछ छोटी सी एक चेकलिस्ट है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम इन न्यूज को किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक चेकलिस्ट है। सबसे पहले चेक पब्लिशर्स ऑथेंटिसिटी, कि ये मेरी न्यूज कहां से पब्लिश हुई। इसी के साथ इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रही हूँ वीडियोस का। आपने देखा कि बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि कभी आता है गाय को मार रहे हैं या झंडे के ऊपर पैर रखा है, इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि वो र्यूमर फैलाती हैं वीडियोस। हॉस्पिटल में भूत आ गया इस टाइम, इसकी मतलब बहुत सारी ऐसी अनलिमिटेड न्यूज है, अनलिमिटेड व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो आपको डराते भी हैं और हम शायद कहीं ना कहीं उसको फैलाने में भी पूरा साथ देते हैं। जस्ट ऑन अ क्लिक वी आर फॉरवर्डिंग। तो फेक न्यूज को भी आप, जैसे मैंने आपको रिवर्स इमेज का बताया मेथड, वो कर सकते हैं। और यूट्यूब की अगर कोई ऐसी वीडियो है, देखिए अगर होगा तो यूट्यूब पर भी आपको लिंक मिलेगा, या जिसके बारे में बात की जा रही है एटलीस्ट आप उस साइट पर जाके चेक करिए कितनी ऑथेंटिसिटी है। उसी तरह से न्यूज की पब्लिसिटी का स्टैंडर्ड आप चेक करिए कि ये क्या न्यूज हमारी किसी न्यूज चैनल, अगर कोई न्यूज जो है वो रियल होगी तो वो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल पर भी जरूर टेलीकास्ट हो रही होगी, जरूर वहां पर उसके 2-3 चैनल्स पर होगा। अगर किसी ने उस, अगर र्यूमर है, इट विल नॉट बी देयर ऑन द स्टैंडर्ड न्यूज चैनल्स। वेरीफाई डोमेन नंबर, ईमेल एंड सेंडर प्रोफाइल, आप चेक करिए। कई बार आपको रिसेंट बहुत सारे केसेस हैं, आपको कॉल आती है कि ऐसा ऐसा आपने अभी किया, और क्योंकि आपका फोन देखो कहीं ना कहीं फोन या कुछ समथिंग इज कॉम्प्रोमाइज, तो दे कॉल यू, आप ऐसा करिए, तो आपके साथ इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे किसी ने एटीएम से पैसा निकाला, अटक गया पैसा, उन्होंने कॉल किया, उस टाइम तक वो नंबर चल रहा होता है। द मोमेंट आपका सब काम हो गया, आपका डेटा गया, आपका पैसा गया, वहां से सिम कार्ड भी गया, तो उस टाइम पर आप चेक करिए, डोमेन को चेक करिए। डोमेन के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, स्पेलिंग को चेक करिए। 2 बार आई, क्योंकि स्मॉल आई किसी को दिखता नहीं है। ए जो होते हैं दूसरी स्टाइल से, ए इटैलिक स्टाइल या जर्मन लैंग्वेज वाला ए जो होता है, हमारे कैरेक्टर्स वो दिखने में नहीं आपको पता चलता, वो डोमेन में मिलते हैं। तो आप कभी भी लिंक को क्लिक मत करिए, आप हमेशा जो है उसको टाइप करके यूज करिए। कि आपको किसी ने लिंक दिया, आप तुरंत उसको क्लिक करके वहां पहुंच जाते हैं। ब्राउजर पर कोशिश कीजिए आप लिंक को टाइप करिए, अगर वो फेक होगा, फिशिंग होगा, तो आप उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। उस न्यूज के पीछे की इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, ये न्यूज फैलाने का मकसद क्या है। क्या हम खाली भाग रहे हैं क्योंकि सामने वाला भाग रहा है, या ये कहीं ना कहीं सच है। अब अगर हम देखें तो अभी करंट सिनेरियो में, जब से ये पैंडेमिक है, हम ज्यादा क्यों डरे हैं। हम क्या कुछ अपने लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं, नहीं। साथ वाले ने बोला कि साथ वाली कॉलोनी में 15 लोग बीमार हो गए हैं, हम डर जाते हैं, हमने जाकर वहां पता भी नहीं कर रहे, या हमें नहीं पता कितना सच है कितना झूठ। तो उस का मकसद क्या है उस न्यूज के पीछे, वो चेक करिए। आपको किसने फॉरवर्ड किया है। देखिए जो बहुत ऑथेंटिक लोग होते हैं वो आपको जल्दी से इस तरह की न्यूज या मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते। चेक करिए किसने इस न्यूज को, मैसेज को स्प्रेड किया है,
क्या ये मैसेज देने वाला आपको जो फॉरवर्ड कर रहा है वो पर्सन जेन्युइन पर्सन है? कई बार आपने देखा डॉक्टर्स के नाम से मैसेज आता है और हम उसको बिलीव कर लेते हैं। गो एंड चेक ऑन गूगल हाउ मच दिस इज ट्रूथ। अगर वो डॉक्टर होगा तो अपनी यूट्यूब वीडियो पर भी बोल रहे होंगे, या उन्होंने कहीं नेट पर भी मैसेज डाला होगा। तो यू हैव टू क्रॉस चेक। नोटिस द स्पेलिंग कैरेक्टर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डेट चेक करिए। अभी रिसेंटली एक दो मैसेजेस आ रहे थे और उसको जब चेक किया गया उस न्यूज को गूगल पर डाल के, तो वो 4 साल पुरानी न्यूज थी। चेक रेजोल्यूशन ऑफ मीडिया। इसके बारे में तो काफी हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मीडिया की रेजोल्यूशन चेक करिए। अभी डीप फेस नाम से एक ऐप है, डीप फेस। वो क्या करता है, आपके किसी की भी वीडियो में आपका फेस फिट कर देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हमें एक नया उपहार है। तो उसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हेल्प से क्या किया गया, आपका फेस वीडियो में फिट कर दिया गया। लिप्स की मूवमेंट वही रहेगी जो वीडियो में बोला जा रहा है। अब ये फेस आता कहां से है? और एक और साइट है डीप न्यूड। डीप न्यूड का इस टाइम इस दौरान आविष्कार हुआ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सर्वे के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग पॉर्न साइट्स की विजिट 95% इंक्रीज हो चुकी है। तो अब वहां के लिए कैसे मिलते हैं उनको फोटोग्राफ्स और सब चीज, जो आप फेसबुक पर चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। साड़ी चैलेंज, अपने बच्चों के साथ अपनी फोटो डाल रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ अपनी फोटो डाल रहे हैं, तो अब देखिए आपका फेस या आपको कहीं भी फिट करने में हैकर्स को कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो कहीं से भी किसी की भी फोटोज मिल जाती हैं। तो इसके लिए आप जब अपनी कोई फोटोग्राफ अपलोड करें तो वो हाई रेजोल्यूशन ना करें और सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स के लिए करें। क्लिक बेट ट्रिक। तो क्लिक बेट ट्रिक में आप क्या करते हैं, इसमें आपको एक आधा कोई लिंक दिया जाता है जो बड़ा जेन्युइन लगता है देखने में, बहुत ही जेन्युइन, कि ऐसे लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल सही लिंक है, क्लिक कर लेते हैं। तो वो आपके लार्ज विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्लिक बेट ट्रिक का लिंक यूज किया जाता है। तो हमें लगता है कि 1000 लोग तो इसको विजिट कर ही चुके हैं, चलिए हम भी इसको देखते हैं क्या है। तो ये इस तरह का आपको फेक न्यूज से बचने के लिए एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट है। साथ ही मैंने आपको इन पॉइंट्स के थ्रू बताया कि अब बाकी और भी किस तरीके से इसमें आप सेफ रह सकते हैं। तो जैसे अभी हम कोविड हाइजीन के लिए आप कहते हैं ना, सेल्फ अपने आप को आइसोलेट करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे साइबर हाइजीन टिप्स हैं। जैसे कि सेल्फ आइसोलेट योर डेटा। आप अपने डेटा को बचा के रखिए, उसे खुलेआम नहीं बांटिए। तो उसके लिए आपको सेफ्टी बताई गई है, सेल्फ आइसोलेट योर डेटा। बैकअप लीजिए टाइम टू टाइम। मॉनिटर योर अकाउंट्स एंड पासवर्ड। अब अपने अकाउंट्स, जैसे मान लीजिए आपको कुछ फ्री ऐप ही डाउनलोड करनी है, तो एक ऐसी आईडी बना लो जो नई हो, भी टेम्परेरी आईडी की तरह उसका यूज करो, ताकि अगर वो कहीं आईडी निकलती भी है तो आपको उससे कोई खतरा ना हो। पासवर्ड, बहुत ही रेगुलर पासवर्ड्स का चेंज करते रहिए, और आपको बताया है मैंने पासवर्ड के रूल्स डिस्कस करें। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रैक्टिस करिए फ्रॉम अननोन सेंडर्स, उनसे आप डिस्टेंस बना के रखिए। कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, हजारों दोस्त तो नहीं है ना, तो दोस्ती कैसे करते हैं आप? म्यूचुअल फ्रेंड है, चलो भाई मैं भी जानती हूँ, ठीक है मिल जाइए। फ्रेंडशिप जो है आप अपने नोन लोगों से करिए। आप नोन टू नोन हो रहे हैं तो प्लीज टेक केयर। यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज एंटीवायरस। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सस्पिशियस मेल और मैसेजेस। क्लीन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। सो कोविड-19 की तर्ज पे आपकी साइबर हाइजीन की कुछ टिप्स हैं। एथिक्स टू यूज डिजिटल कंटेंट। जब आप किसी का भी, अब ये आपके लिए है कुछ और टिप्स, क्योंकि इन दिनों हम नेट से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या अपने नोट्स बनाने के लिए काफी डेटा पिक कर रहे हैं।
आप जहां से भी डेटा ले रहे हैं ऑथर की परमिशन लीजिए। कॉपीराइट लॉज और पॉलिसीज, जैसे आप देखिए डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम डिजिटल सिटीजन है अगर, तो वहां पर डिजिटल साइबर लॉ भी है, पॉलिसीज भी है और उनके ऊपर एक्शन भी है, जुर्माना भी है, सब कुछ है जैसे एक नॉर्मल सिटीजनशिप के अंडर होता है। फॉलो कंप्यूटर एथिक्स व्हाइल यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज ऑनलाइन। आप किसी भी रिसोर्स को जब यूज कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर एथिक्स का पूरा प्रॉपर यूज करना है कि आप सामने वाले से परमिशन लीजिए। आप क्या करते हैं, आप किसी को भी टैग कर देते हैं। जब आप फेसबुक में किसी को शेयर कर रहे हैं, आपको अब टैगिंग करने से पहले उसकी परमिशन लेनी कि हम आपको टैग कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ लोगों को हम नोइंगली अननोइंगली टैग करते हैं और हो सकता है वो उनके लिए एक और सरदर्द हो। तो आप किसी को भी टैग नहीं करिए विदाउट देयर परमिशन। और जब भी किसी का रिसोर्स आप यूज करें या ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, हमारे पास इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे मूक कोर्सेज हैं, तो अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको एक्नॉलेज करिए। वायलेशन ऑफ कॉपीराइट इशू इज मोस्ट कॉमन। कॉपीराइट इश्यूज का वायलेशन तो पता ही नहीं चलता कि हमने कॉपीराइट वायलेट करा। रिसोर्स को एक्नॉलेज करिए और प्लेजरिज्म को अवॉइड करिए। ये कुछ टिप्स हैं, हम इन दिनों यूज करते हैं फ्री टूल्स। 80% से ज्यादा लोग जो है वो यूज कर रहे हैं कि कुछ हमें फ्री टूल मिले, तो आप कोशिश करिए कि आप ओपन सोर्स का यूज करिए। ओपन सोर्स हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट्स का अगर पेड और फ्री में डिफरेंस होता है, बट ऑन ओपन सोर्सेज आर इक्विवेलेंट efficient for providing us any kind of application. और don't download the stuff which ask for payment details. आप देखेंगे कई एप्स हैं वो आपसे पेमेंट मांगती हैं, वो कहती हैं अभी आपको जीरो पेमेंट है, आपको कुछ पे नहीं करना, बट यू जस्ट एंटर योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर। सो अवॉइड दैट, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाद आपके पास से अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और वो नॉन रिफंडेबल है। अब आप कहेंगे नॉन रिफंडेबल है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। रीजन उसके पीछे ये है कि जब भी हम करते हैं क्लिक आई एग्री ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, वी नेवर रीड दैट। हम उसको पढ़ते ही नहीं है और हम उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमने फेसबुक को खुद परमिशन दी हुई है कि हमारी फोटोग्राफ्स, हमारा डेटा जैसे मर्जी यूज करो। सो रीड दोज थिंग्स केयरफुली। चेक फॉर वेबसाइट ऑथेंटिसिटी, जिसको आप डाउनलोड कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए। आपको ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कुछ जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल आईडीज मांगती हैं कुछ एप्स, और आप पहले मालवेयर चेक करो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं। कुछ एप्स जो है आपका वो कैमरा या लोकेशन मांगती है, आप उनको अलाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट करिए, अदरवाइज नीड नॉट टू डाउनलोड सच काइंड ऑफ ऐप विच आस्क योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे साथ कुछ हो जाता है ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से हम कंप्लेंट कर सकते हैं या हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तो अभी मैं इसके बारे में आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, स्टेप्स दे रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, काफी सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। सबसे पहला अगर आप देखिए तो हमारे घर में सबसे मजबूत दरवाजा कौन सा होता है? हमारा सबसे मजबूत दरवाजा होता है हमारे घर का मेन गेट। तो आप अपने मेन गेट को मजबूत कीजिए, मीन्स कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को ध्यान से देखिए। डाउनलोड करते समय, पेमेंट करते समय, पासवर्ड कैसा रख रहे हैं, आप किस तरीके की सर्च कर रहे हैं, किसके साथ आप डील कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और इस दौरान तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव है हम सब लोग। तो क्या होता है, हमारी को कोई इम्पर्सोनेट के बारे में जैसे मैं बात कर रही थी, और फेक आईडी, तो कोई इम्पर्सोनेट भी कर सकता है। अब या
साइबर ट्रोलिंग बहुत ज्यादा इस टाइम चल रही है और डीफेमिंग चल रही है। कोई आपको नहीं अच्छा लगता, आप इमीडिएटली किसी के लिए भी पोस्ट करते हैं और उसको पब्लिश कर देते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि हमारी आवाज की गूंज कितनी तेज है, शायद उससे भी ज्यादा जितना हम सोच रहे हैं। काफी दूर उसकी आवाज जाती है और जिसे हम हटा भी नहीं पाते। जितनी देर में आप डिलीट करेंगे वो पता नहीं मिलियंस ऑफ बिलियंस तक जा चुका होगा। अगर किसी ने स्नैपशॉट ले लिया तो भी वो आपका जा चुका होगा। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर आपको लगता है आपके साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके बच्चों के साथ, किसी के साथ कभी भी साइबर बुलिंग या साइबर ट्रोलिंग जैसा कुछ क्राइम हुआ, आप इमीडिएटली कंप्लेंट कीजिए। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसका स्नैपशॉट लीजिए, उस स्नैपशॉट को सेव करके रखिए, क्योंकि ये आपके पास डिजिटल एविडेंसेस हैं। आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन है। आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते, आप उनको काउंसिल कर सकते हैं। आप उनसे बात करिए, अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली स्नैपशॉट्स लीजिए और कंप्लेंट लिखवाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह उनके अपने पोर्टल के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला आपने कदम उठाना है, उस प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना है। मेल आती है उसको एज अ स्पैम रिपोर्ट करना है, फोन आता है उसको एज अ स्पैम और ब्लॉक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके साथ अगर आपका मनी, सपोज आपके पास आपका मनी फ्रॉड हुआ या आप जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, आप जाइए नियर बाय, आप अपने पुलिस स्टेशन में जाइए, एफआईआर लिखवाइए और उसके बाद वो आपको एक एफआईआर नंबर देंगे। अदरवाइज ये जो साइट पर आपको एड्रेस आ रहा है cybercrime.gov.in, इमीडिएटली आप इधर कंप्लेंट जरूर लॉन्च कराइए। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, यहाँ आपके पास अनोनिमस कंप्लेंट लिखवाने की सुविधा है और आप अपनी आइडेंटिटी के साथ कंप्लेंट लिखवा सकते हैं और विमेन सेल इसमें सेपरेट है। तो आप जरूर कदम उठाइए, डरिए मत, आगे आइए। थैंक यू सो मच। अब नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको आज का सेशन से कुछ अच्छी काम की बातें मिली होंगी। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी मैडम। आज का ये जो सेशन था डेफिनेटली इतना बढ़िया था। बहुत सारी जानकारी इवन मुझे भी मिली है और मैंने साथ के साथ जो है जो पॉन्ड का बताया वो भी मैंने चेक किया। तो मेरी एक आईडी तो पॉन्ड नहीं है और दूसरी में आया लिख करके पॉन्ड ऑन टू ब्रीच साइट्स एंड पेस्टेड। तो अब इसका मतलब तो मैं पूछ लूंगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बीएसए बलरामपुर डॉक्टर रामचंद्र सिद्धार्थ जी साइट में भी जो है वो ब्रीचेस फाउंड हुए हैं। अभी सर ने चैट बॉक्स आया है तो ये है। और मैं बहुत ही लिस्ट है हमारे पास क्वेश्चंस की, मेरे 2 पेज क्वेश्चन लिखते लिखते, और शायद हम सब कुछ ना ले पाए लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारी फोटो गूगल तो उसे कैसे हटाएंगे और एक क्लिक में हम फेसबुक से सारी फोटोज को कैसे हटाएं? इस पे जैसा जल्दी मैडम करिएगा, क्योंकि जो देखिए, जो तो हम पेस्ट कर चुके हैं उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते, बट आगे के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो फेसबुक के डेटाबेस में सेव होता जाता है। और जब भी फोटो कम रिजोल्यूशन की करें, ताकि अगर कोई उसको बड़ा भी करे तो उसकी रिजोल्यूशन जो है बड़ी नहीं होगी, तो वो उसको उस तरह से मिसयूज नहीं कर पाएंगे। और गूगल पर जहां अगर आपको लगता है आपकी फोटो का मिसयूज है, आप रिपोर्ट करिए, कंप्लेंट करिए, साइबर कंप्लेंट एक्शन होता है। फेक आईडी मत करिए, इम्पर्सोनेट करिए। हर चीज के अलग अलग रूल्स है, आईटी एक्ट है। ओके मैडम, अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू डिलीट माय अकाउंट फ्रॉम एनी ऐप। जो ऐप्स में हमने अकाउंट बना रखे हैं उन ऐप्स को, अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाए, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम विदाउट एक्सेप्टिंग टर्म्स कंडीशन किसी साइट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं? सर, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस हम एक्सेस नहीं कर सकते। कई एप्स है वो हमारी लोकेशन और कैमरा और कॉन्टैक्ट के बिना तो डाउनलोड नहीं होती, तो वो हमें सेफली डाउनलोड करनी पड़ेंगी।
और सबसे पहले हमें अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी पर जाके उन ऐप्स को, फिर उस ऐप को हम खोल के लॉगिन अपना नहीं हटा सकते वहां से इजीली, बट कुछ ऐप्स आपको अलाउ करती है टू रिमूव द अकाउंट, लेकिन हर कोई ऐप नहीं अलाउ करती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या बार बार पासवर्ड बदलना सही है या नहीं सही है, क्या ये बार बार पासवर्ड बदलना जो है वो सेफ रहता है? और एक क्वेश्चन और है कि जो है हमारे जो आईडीज हैं, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 आईडीज बनाएं, एक आईडीज को ऑफिशियल रखें, एक को अनऑफिशियल यूज के लिए रखें? ठीक, सर ये बिल्कुल सही बात है। एक जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक अलग आईडी बना के अनऑफिशियल आईडी जिसका हम ज्यादातर प्रोफेशनली भी यूज नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तो एक डमी आईडी बना सकते हैं फॉर डाउनलोडिंग आवर रिसोर्स मटेरियल। इवन उसका यूज हम शेयर करने के लिए अपना ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई हार्म नहीं है 2 आईडीज बनाने में, क्योंकि जीमेल में आप कितनी मर्जी आईडीज बनाइए। दूसरा, पासवर्ड इज लाइक योर टूथब्रश, आप जैसे अपना टूथब्रश चेंज करते हैं उसी तरह से पासवर्ड को चेंज करिए, कोई उसमें हार्म नहीं है बार बार बदलने से। हाँ मैडम, धन्यवाद। टूथब्रश तो हम लोग कई महीने में बदलते हैं, लेकिन पासवर्ड तो हमें लग रहा है हर 15 दिन तो बदल लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैडम ये है कि क्या गूगल ड्राइव में भी किसी तरीके का थ्रेड जो है और जो ऐप पे हम लॉगिन कर लेते हैं, हम जो ऐप लॉगिन कर लेते हैं, डिफरेंट ऐप्स पे अपनी लॉगिन कर लेते हैं, क्या हम उन ऐप्स से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं? सर गूगल ड्राइव को तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, अगर हमारी ईमेल ही लाइक ईमेल आईडी का वो लोग यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, लेकिन गूगल ड्राइव को ऐसा खतरा नहीं होता। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड ही किसी के पास चला गया तो वो तो फिर हमारा सब कुछ डेटा है उनके पास, इफ एनीवन वांट्स टू इंटेंशनली एक्सेस। और दूसरा आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर, इसके अलावा क्या क्वेश्चन था? वो मैं जवाब दे चुकी हूँ। हर ऐप, हाँ, जो ऐप है उस ऐप से हम डिलीट कैसे करें? सर हर ऐप से अकाउंट डिलीट ऐसे नहीं हो सकता, हम उसमें जाके चेक अनरजिस्टर करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया ऐप से आप बाहर ऐप में तो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर हो गया, वहां से अनरजिस्टर नहीं कर सकते, हम हर ऐप से नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन है मैडम ये कि जो ऐप हैं वो डेफिनेटली जो है ऐप साइट्स जो है वो ईमेल आईडी मांगते हैं। हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि जो ऐप है या जो साइट है ये ऑथेंटिक नहीं है? सर मैंने अभी इसका तरीका बताया, आप उसको गूगल पर जो आप उसका नाम डाल के देखिए, आपको रेटिंग मिलेगी उसकी, और उसके डेवलपर का नाम सर्च करिए, तो इस तरह से आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। उसके रिव्यूज आए होंगे ऐप के, तो उन रिव्यूज को जरूर पढ़िए अगर आपको कोई ऐप सस्पिशियस लगती है तो। जैसे मैंने आरोग्य सेतु का आपको एग्जांपल दिया, आरोग्य सेतु की भी फ्रॉड ऐप मार्केट में आ चुकी है। मैडम एक चीज और ये है क्वेश्चन कि जो पिक्स हैं जो गूगल पे अवेलेबल हैं उनको अगर हम बगैर परमिशन यूज करते हैं तो ये कॉपीराइट का जो है वायलेशन होता है, तो हमको ये पिक्चर्स यूज करने की परमिशन कहाँ से लेनी पड़ती है? सर अगर हम उसको एक्नॉलेज कर देते हैं, कॉपीराइट उसमें नीचे मेंशन करिए, जैसे आपने देखा होगा मैंने अपनी स्लाइड में नीचे रिसोर्स डाल रखा है, आपको रिसोर्स मेंशन करिए जहां से भी आप कोई डेटा ले रहे हैं, उसको ड्यू एक्नॉलेज दीजिए। जैसे मैंने इन्फोसेक अवेयरनेस से पढ़ते टाइम मुझे अच्छा लगा तो मैंने कुछ कंटेंट प्रेजेंटेशन में यूज किया, तो मैंने उनको एक्नॉलेज किया। तो आप उसका एड्रेस दीजिए, अभी आप गूगल पे जाएंगे, इमेज सर्च करेंगे, शेयर बटन होगा, वहां से लिंक कॉपी करके अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर साइट करिए। ओके। अब मैं मैडम आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो चीफ गेस्ट हैं आज के सेशन की, वो हमें ज्वाइन करने के लिए रेडी है। मैं अब आगे का जो प्रोग्राम है वो प्रतिमा मैडम को हैंड ओवर करता हूँ, और सभी व्यूवर्स से अनुरोध है कि अभी टेलीग्राम ग्रुप में फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको आप सभी लोग जरूर भरें। प्रतिमा मैडम प्लीज हैंड टेक ओवर। प्रतिमा मैडम। Thank you, Asad sir and Chandni ma'am, for this wonderful session and such an informative session, which is a need of time. Right now, I'd like to take this opportunity to thank our authorities and teachers who are taking so much interest in this initiative, and especially the SRG members who are also
trying their level best to bring more and more teachers to such an innovative platform. I'm highly privileged to welcome Dr. Piyush Antony, Social Policy Specialist of UNICEF India, to this platform. I'd like to inform you, ma'am, that this platform is a collaborative effort of all the National ICT Awardees of India, where we want to take all our teachers to a world where ICT-enabled teaching is a need of time. I would also like to thank SRG member Dr. Naveen Singh, who has coordinated with you, and we'd like to get much more from you about the initiatives that UNICEF is taking regarding this session of cybersecurity, what you have, and I'd like to inform all our viewers that we have more than 3,000 registrations in the webinar session, and we have participants not only from Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Chandigarh, Haryana, Delhi, Gujarat, Punjab, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, but there are many teachers who have joined from Qatar, namely places like Doha, Zohar, Muscat. And I'd like to thank all of you who have crossed all the boundaries where knowledge can flow. Thank you, ma'am, for coming to the session. I'd like to have our viewers would like to have your words on this platform. Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity. And I would like to begin by asking a question, which I think all of us should think about it on a daily basis, especially as teachers. When we say cyber world, what do we mean by that? It is simple as a world that we use computer to connect with each other. So when you create a world like that, do you think that world is different from the real world? Is that virtual world or a cyber world, is it anyway different from our real world? My answer is, looking at the trends of the last 2 decades, from 2000 onward, or the last 1 decade very actively, I would say the virtual world is a replica of our real world. So whatever troubles us in our real world, you can see the same thing in the cyber world. The anomalies, the discrepancies, the discriminations, the crime patterns, it's almost the same. So when we talk about what we do as UNICEF, or what can teachers do, we need to run a parallel thought process saying that what is in the real world is replicated in the virtual world. But in the virtual world, do we have a alternate opportunity to change the virtual world and the real world? Do we have that because we have reach? Can we use this opportunity to change the world virtually, then to reality? And if you understand how our brain works, there are beautiful experiments that some universities have done, in behavioral science. And as teacher, I would like to share that with you, saying that how important this virtual world for children as well. That the experiment was that around a coffee table, 5 people were seated, and everybody was wired to map their brain functions, and everybody was in the middle kept the groundnut. So only one person was allowed to eat the groundnut, and everybody else was watching it. But then the result shows that those who watched it also, their brain also functioned the same way as the person who ate the groundnut. What does it mean? What we see, our brain registers. Whether it's actually happening or not, actually the brain functions in the same way. The same Pavlovian theory is extended to this experiment as well. So as teachers, we need to be extremely careful about insisting and giving more evidence of saying that virtual world affects us in a big way. From an Indian perspective, I would like to give another example. We were known for, like Greek, the country Greek, we were famous for our drama. The Sanskrit drama was well known. And there was one rule in Sanskrit drama that they will never show murder. If you have to show a murder, you can make sounds, or you have to hold a white
cotton clothes, and you can only show murder through shadows, because they believe that seeing a murder is not good for our brain. It affects our brain function. And that's why they say all this. There are a lot of articles which say that how some video games are affecting the behavior of children. Well, these are few examples I try to say that cyber world is not a world that we can use to connect or to do our transaction. Cyber world does much more than what we think it can do to our life. That's one thing. And और मैं हिंदी में भी ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि साइबर वर्ल्ड हमारा, हम किस दुनिया में जी रहे वही दुनिया है, उनका एक फोटोकॉपी है साइबर वर्ल्ड. साइबर वर्ल्ड में रियलिटी में क्या क्या हो रहा है वही हो रहा है हमारा साइबर वर्ल्ड में भी. तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या एक्टिविटीज में, वो सब रियल वर्ल्ड का रिप्लिका होता है. और हम साइबर वर्ल्ड में क्या करते हैं उनमें से हमारे ऊपर इतना प्रभाव होता है. इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी दिया है. आप देख रहे हैं क्या वो ब्रेन रजिस्टर कर रहे हैं. तो एज टीचर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, गाइड करने में बार बार ये रीटरेट करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो अभी मैं ये बताना चाहती हूँ साइबर वर्ल्ड में क्या क्या क्राइम्स होता है. आप देख लीजिए, मेरा पॉइंट है कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा फर्क नहीं है. हमारा रियल वर्ल्ड में कितना भेदभाव होता है उतना भेदभाव साइबर वर्ल्ड में है. कितना क्राइम्स होता है उतना क्राइम्स वहां पे भी होता है. और कितना क्या है डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, कितने लोगों को एक्सेस नहीं है. रियल वर्ल्ड में कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उतना रिप्लिकेशन साइबर वर्ल्ड में भी है. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ. आप साइबर क्राइम्स का डेफिनेशन है कंप्यूटर यूज करके कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी किया है. और ये लॉ हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट हम बोलते हैं, उसमें से है, अक्टूबर 2000 से लागू है. तो उसमें आप देख सकते हैं कितना IPC सेक्शन है, उतना IPC सेक्शन इससे जुड़े हुए हैं. तो आप साइबर क्राइम का कैटेगराइजेशन देख लीजिए कितना है. क्राइम अगेंस्ट पर्सन वो भी IPC में है. क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो भी है. क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सेडिशन एक्ट ब्ला 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 वो भी है. अब अगेंस्ट ए पर्सन में कितना साइबर स्टॉकिंग हो सकता है, इम्पर्सनाइजेशन होता है. हम टीचर्स है तो इसके बारे में और थोड़ा. इम्पर्सनाइजेशन का मतलब है फेक ID. बच्चों की भाषा में, न्यू जनरेशन की भाषा में वो बोलते हैं फेक ID. वो तो फेक है, उसका मतलब है वो इम्पर्सनाइजेशन के लिए. हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में, इंडियन पीनल कोड में इम्पर्सनाइजेशन है, वो साइबर वर्ल्ड में हम बोलते हैं फेक ID यूज किया. बट क्रिमिनल टर्म्स में वो इम्पर्सनाइजेशन का मतलब है एक्चुअल आइडेंटिटी चेंज करके किया है. आपको मालूम है बहुत डेटिंग ऐप है, बच्चे लोग बहुत यूज करते हैं. वो डेटिंग ऐप में वो ये डेटिंग ऐप अच्छा है, फेक नहीं चलेगा. उसका मतलब क्या है, वहां पे एक ऑफिशियल ID स्कैन करके डालना पड़ेगा मेंबरशिप में. वो इम्पर्सनाइजेशन कर्टेल करने के लिए वो किया है. और लॉस ऑफ प्राइवेसी, हैकिंग करते हैं. हम इंग्लिश में बोलते हैं पीपिंग टॉम करते हैं, और किसी के घर में गया है, किसी देख लिया, ये लॉस ऑफ प्राइवेसी. हैकर्स डू दैट, हैकिंग द मेल. एंड कंट्रीज को भी आप गूगल पे जाके देख लीजिए, कंट्रीज को भी ग्रेड किया है. ज्यादा हैकर्स कहाँ होता है, हम रियल वर्ल्ड में बोलते हैं ना क्राइम रेट किस कंट्री में ज्यादा है, कहाँ पे कम है. ऐसा रेटिंग साइबर क्राइम्स में भी ज्यादा हैकर्स कहाँ पे है. लोग बोलते हैं ग्लोबल डेटा में ब्राजील में ज्यादा हैकर्स होता है. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल. हमारे इंडियन पीनल कोड में एक एक्ट है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन. यही है ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल. तो बच्चों के लिए ये भी बोलना है कि आप कुछ ऑब्सीन मटेरियल व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में किसी को भेज दिया है तो कम से कम 2 एक्ट के ऊपर आप
पनिशेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्स्सीन मटेरियल कम्स अंडर द एक्ट ऑफ comes under the provision of outraging the modesty of a woman, and it can be nowadays it is extended to, because of POCSO Act, you know, that showing it to a child, anybody below 18 years, because you know the POCSO Act can also be extended here. Imagine a 18-year-old boy sending something to a 14 or 15-year-old girl. Not only the transmission of obscene material, that boy can also be put on the POCSO Act. So these are some of the things that you need to tell children, saying that there are cyber laws which says that okay, these are not good practices. Okay, harassment with the use of computer, transmission of obscene material, loss of privacy, impersonation, cyber stalking, किसने क्या पोस्ट किया उसके पीछे है, उसके नीचे कमेंट डालना, which that comes under stalking and loss of privacy and harassment using the computer. Plus IPC का क्या क्या लगा सकता है, POCSO, otherwise outraging the modesty of an individual can also come under that. So these are things that my first point is that हमारा साइबर वर्ल्ड हमारा रियल वर्ल्ड के रिप्लिका होता है. So my next question ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड का इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, यू नो. हम पहले एटम बम के बारे में एक हमारी बचपन में एक यू नो टेक्स्ट था, एटम बम, फायर, ये सब अच्छा है बुरा है, साइंस अच्छा है बुरा है, ये सब क्वेश्चन हम डिबेट में किया है. वही अभी भी वेरी रेलेवेंट है. हमारा साइबर वर्ल्ड का कितना एडवांटेजेस है उतना तक डिसएडवांटेजेस भी है. आप सोचिए लॉकडाउन में हमको ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं है तो कितना मुश्किल था. लॉकडाउन अनाउंस करना भी, उनका पालन करना भी मुश्किल था. हमको कितना आसान, अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी डिजिटल वर्ल्ड से है. और ये भी आप सोचिए कोविड का जेनेसिस भी एक सोशल मीडिया से, डिजिटल वर्ल्ड से हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है चाइना में एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने पहली बार एक पोस्ट किया है, वहां से शुरू किया है. तो ये सब है. तो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस आर देयर. वी आर फोकसिंग मोर ऑन एडवांटेजेस. इन दैट एडवांटेजेस मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्चुअल वर्ल्ड का एडवांटेजेस को और ऑप्टिमाइज करके हमको एक मौका है हमारा रियल वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए. एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करना चाहती हूँ. ये एग्जाम्पल आप अलेक्सा के बारे में शुरू किया, सुना है ना. अलेक्सा इट्स एनेबलर, यू नो, टास्क कंप्लीशन. तो अलेक्सा है और एप्पल फोन में सीरी है. तो वो स्टार्ट किया है तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ. क्यों अलेक्सा का नाम अलेक्सा रखा है? क्योंकि अलेक्सा एक फीमेल नाम है. फीमेल को भी हम रियल किसको, ये फैन बंद करो, फैन ऑन करो, टीवी बंद करो, न्यूज लगा दो, चाय दे दो, मेरे लिए टैक्सी बुक करो, एक ये सब किसको हम ऑर्डर देते हैं हमारे रियल लाइफ में? एक महिला को देते हैं. इसलिए साइबर वर्ल्ड में भी एक टेक्निकल असिस्टेंट जैसा एक टेक्नोलॉजी डिजाइन किया है, तो उनको भी हमने क्या नाम रखा है? अलेक्सा रखा है. इसके बारे में बहुत यू नो रिप्रेजेंटेशन प्रोटेस्ट किया है. सो सीरी दूसरा है, मोबाइल में होता है सीरी. पहले सीरी और ओनली फीमेल वर्ड. बहुत प्रोटेस्ट होने के बाद आपको मालूम है वो ऑप्शन हुआ है अभी मेल और फीमेल वॉइस में दोनों से. और मैं ये बताना चाहती हूँ और एक बार हाउ साइबर वर्ल्ड रिप्लिका है रियल वर्ल्ड का. एक स्टडी किया है कि अलेक्सा और सिरी में ज्यादा बच्चे लोग क्या करते हैं. तो बच्चे लोग क्या करते हैं ज्यादातर फन के लिए क्या करते हैं? डर्टी टॉक, गंदी चीज बात करते हैं. तो वो ठीक है, बच्चे लोग उस एज में ठीक है ना, वो बच्चे लोग करते हैं. बट सरप्राइजिंग क्या है, आपको देखना पड़ेगा अलेक्सा और सिरी में क्या प्रोग्राम फीड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उनका रिप्लाई देने के लिए. दैट इज द वरी दैट वी हैव.
दैट वो वरी देखे किसी ने रिसर्च किया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने मेल लोग काम करते हैं या कितने फीमेल लोग काम करते हैं, और फीमेल मेल का जेंडर कॉम्पोजिशन ठीक है तो भी उनका मानसिक मेंटल एटीट्यूड क्या है, ये सब हम बोलते हैं पैट्रियार्की में जुड़े हुए हैं। विमेन है तो एक जेंडर स्टीरियोटिपिकल इमेज है, मेल है तो ऐसा होना है, फीमेल है तो ऐसा होना है। ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लीड किया है। अभी लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज एल्गोरिथम कैसे है, किंग है तो क्वीन, इट्स नेचुरली इट्स पिकिंग अप। So I don't want to go into the details. मेरा एग्जाम्पल है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम विदाउट आवर इंटेंशन, बिकॉज हम लखनऊ में बोलते हैं और यूपी में बोलते हैं, हम सब एक ही कुआं की पानी पिया है। तो हमारा जेंडर सोशलाइजेशन कितना है वो हम साइबर वर्ल्ड में रिप्लिकेट किया है, बट वी आर चेंजिंग इट स्लोली। अलेक्सा सिरी के बारे में बहुत कुछ है, तो वो भी बैकग्राउंड में बहुत चेंज implement किया है। So as teachers, I want to share 3 things with you. As teachers, when you deal with आप cyber world से जुड़े हुए हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। So UNICEF भी बहुत ज्यादा important ये तीनों चीज के लिए दे रही है। फर्स्ट इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी। हमने बोला है कि इसके पहले का सेशन बहुत अच्छा से बहुत टेक्निकल नॉलेज किया है, बट मुझे तो थोड़ा बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में साइबर सिक्योरिटी जुड़े हुए मुझे बात करना है। हमको कभी भी एक मौका मिलता है तो बच्चों को एक फ्रेंडली टॉक में तो आप क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर रहे हैं और कैसे चैट करते हैं, पबजी खेलते हैं, और किसी का फोटो मॉर्फ करने का आपको मौका मिलेगा तो करेंगे आप? ऐसा मॉक यूज करके पूछो, मेरा फोटो है, इनका हेड लगा के दे दो, कितने लोगों को आता है, कितने लोगों को आता है तो बोलना है। ये कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इट कम्स अंडर इम्पर्सनाइजेशन है, लॉस ऑफ प्राइवेसी है, इट कम्स अंडर क्राइम अगेंस्ट पर्सन में साइबर क्राइम होता है। तो ऐसा साइबर से और बच्चों को बहुत ज्यादा बोलना है, इनको बहुत किक मिलता है न्यू जनरेशन को, मुझे इतना लाइक्स मिला है, मेरा टिकटॉक में इतना फॉलोवर्स है, बट ये कौन है लोग, उनका फेक आईडी है, वो किसके लिए आपको फॉलो कर रहे हैं। आप ठीक है एक बार लाइक किया है तो फॉलो किया है, तो उसके बाद आपको प्राइवेट मैसेजेस भेज रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वहां पे ब्लॉक करना है, वो प्रैक्टिस वो कंटिन्यू नहीं करना है। स्ट्रेंजर से एक फर्म रूल है बच्चों को बोलो, स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप हमारा रियल वर्ल्ड में कितना डेंजरस है उतना डेंजरस है साइबर वर्ल्ड में भी, एक पॉइंट। दूसरा, अगर स्ट्रेंजर्स किसी ने बहुत बार लाइक किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है तो एक्सेप्ट किया है तो ठीक है, उसके बाद प्राइवेट मैसेजेस मिलेगा तो देख के संभाल के, अगर कभी भी टाइम में आपको कुछ लग गया तो बोलना में शर्म नहीं करना है, बोलना है। बच्चों के ये डर है, मैं एक्सेप्ट किया, मैं उनको 2-3 बार चैट किया तो मैं अभी बोलेंगे तो मम्मी पापा और टीचर्स मुझे दे विल कॉल मी। पहली बार मैंने क्यों एक्सेप्ट किया? ठीक है, पहली बार किया, आपने ये नहीं सोचा है, अभी आपको अच्छा नहीं लगता है तो बता दीजिए, ठीक है, परफेक्टली फाइन है। बट बच्चों को ये करेज देना है, गलती हो सकता है, बचपन में गलती हो सकता है, तो गलती को करेक्ट करना, सपोर्ट करने के लिए हम है, टीचर्स के, पेरेंट्स के, ये करेज बच्चों को देना है। ठीक है, किसी फ्रेंड के साथ 2 दिन चैट किया, अच्छा लगा, अभी आपको डर लगता है, अभी आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। तो ये सब बोलना है तो साइबर सिक्योरिटी में। और मैं और एक बार बोलना चाहती हूँ, ये सेक्सुअल हरासमेंट अभी साइबर वर्ल्ड में ज्यादा है, और लड़कियां कितने परेशान हैं वो हमको मालूम है, बट लड़कों के लिए बहुत दिक्कत होती है। ये मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि
मैं यहाँ पे हेल्पलाइन में और पोक्सो एक्ट के टीम में जुड़े हुए हैं, तो बहुत लड़के फंसे हुए इसमें, क्योंकि उनको नहीं पता था 18 इयर्स के नीचे के लड़की को कुछ किया है तो दैट कम्स अंडर पोक्सो एक्ट। तो बच्चों को यार में रियल वर्ल्ड में ये होता है लड़की भी कंसेंशुअली लॉक किया है, बट लड़का 18 मंथ्स के ऊपर गए और लड़की 18 इयर्स के नीचे है और दोनों नीचे है, ये सब में पोक्सो एक्ट में ज्यादा दिक्कत होता है। सो ये करना है कि ये लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। सो इसके लिए तो बार बार बात करना है। फ्रेंडशिप में सब ठीक है, बट अगर कुछ गलती हो गया तो रियल लाइफ में आपको कितना दिक्कत होता है ना, दिक्कत साइबर वर्ल्ड से भी बच्चों को होने का चांसेस है। सेकंड है हमने बोला है डिजिटल डिवाइड। यस, दुनिया में एक डिजिटल डिवाइड है। हमारा रियल लाइफ में क्या डिवाइड है? हम बोलते हैं गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं। सो ज्यादातर गरीब लोग डिजिटल डिवाइड के नीचे हैं। हम सब अभी डिजिटल डिवाइड के ऊपर, दो हेमिस्फीयर है तो हम हेमिस्फीयर के ऊपर साइड में हमको एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारा रियल लाइफ का डिवाइड, गरीब अमीर का वो डिवाइड साइबर वर्ल्ड में डिजिटल डिवाइड एक्सेस की बारे में है, किसको एक्सेस है किसको एक्सेस नहीं है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन में भी ये बहुत चर्चा हो रहा है, कितने बच्चों को स्मार्टफोन घर पे है और कितने लोग वो एक्सेस करते हैं। हमने एक सर्वे किया है तो ये बोला है कि अडल्ट लोग बैठ के टीवी देखते हैं, बच्चों को टीवी देखने का और स्मार्टफोन यूज करने का मौका नहीं मिलता, वो भी एक्सेस का प्रॉब्लम है। So next, I am concluding because my time is up. The next thing I wanted to say that along with the digital divide, हमको बहुत सोचना है जेंडर डिजिटल डिवाइड पे। तरफ हम जेंडर के लिंग भेदभाव के बारे में हम रियल वर्ल्ड में कितने परेशान हैं, उतनी परेशान होना है साइबर वर्ल्ड में भी। वहां पे भी ट्रोलिंग, कितना गंदी तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं, लड़कियों को हरास करते हैं, हरासमेंट के बारे में लड़की लड़कियां सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं। सो इसके बारे में हम बोलना है। वर्चुअल वर्ल्ड में इतना फ्री है तो वहां पे हमारा जेंडर आइडेंटिटी का क्या फर्क है? और ऐसा ही है, जेंडर इज अभी बहुत बड़े लोग ग्लोबली बोलते हैं। अभी आपको मालूम है अमेरिका में क्या हुआ है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं जेंडर रेस आर अ बिग लाई दैट वी टेल चिल्ड्रन, एंड आई विल से फ्रॉम इंडिया, आई विल से gender, race and caste are the biggest lies that we tell children, that you have to say that we are all human beings with unique, we are individuals with unique identity. हम सब इंसान हैं यूनिक आइडेंटिटी से। जेंडर, रेस, कास्ट इससे फर्क नहीं होना है, वो रियल लाइफ में नहीं होना है तो हम वर्चुअल वर्ल्ड से शुरू करो, उतना बोल सकते हैं। दिस वाज वेरी शॉर्ट टाइम गिवन टू मी, सो आई एम क्लोजिंग इट हियर एंड आई बी हैप्पी। आपका क्वेश्चन आंसर करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful sharing of experience. And beyond that, you have given us time in such a short notice that we'd like to thank you. And the initiative that you have given us is, should that race, caste, creed, discrimination start with the digital world? And we'd like to give this question to our viewers, how they take it. And that is the thing we'd like to part with. Thanks a lot, ma'am, for giving us this chance. Thanks for giving so much time. Thank you. एक बार पुनः आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर पीयूष एंटोनी मैडम का
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की जो रिसोर्स पर्सन है मैडम चांदनी अग्रवाल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा रहा लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। इसके बाद अभी टेलीग्राम ग्रुप में आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, जिसको आप सभी लोगों से अनुरोध है कृपया जरूर भरें। और कल का हमारा जो सेशन होगा 11 AM पर, वो है क्रिएटिंग क्विज विद यूज ऑफ गूगल फॉर्म्स। ये भी बेसिक शिक्षा में परिषदीय स्कूलों के लिए और जनरल यूज के लिए बहुत सारी जगह हम यूज कर सकते हैं। तो सभी लोग कल 11 बजे जरूर ज्वाइन करें। एक क्वेरी मेरे पास और आई थी कि जो गूगल जो हमारा यूट्यूब पर जो बैनर लगा हुआ था, उस पर वो टाइम जो है, बैनर में नहीं बल्कि जो टाइम शो हो रहा था वो 10 भी शो रहा था। मैं व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये गूगल की तरफ से जो यूट्यूब का जो टाइम शेड्यूल है उसकी वजह से कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है, बट हमारा जो सेशन है वो डेली 11 AM पर ही रहेगा। उस पर कोई भी टाइम शो हो उससे आपको जो है वो मिसगाइड नहीं होना है। आप ठीक 11 बजे हमें इसी चैनल पर ज्वाइन करें। कल फिर हम सब आपके साथ मिलेंगे। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Thank you. चांदनी मैडम बंद कर दी।